हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है आउटसोर्सिंग। चैप्टर 3 हमारा चल रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 है। आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप उसको रेगुलरली जो भी मैं वीडियोस अपलोड करते जा रहा हूँ आप उसको अच्छे से आप सुनते आ रहे हो। ठीक है, और मेरी यही एडवाइस है कि कम से कम 2 बार एक दिन में उस वीडियो को देखो ताकि वो टॉपिक आपको पूरी तरह से याद हो जाए। कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछो, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, वहाँ पर पूछो। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग हम पढ़ेंगे इसमें। अब तक हमने तीनों मेन कंपोनेंट हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 मेन कंपोनेंट हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसको हमने तीनों को कवर कर चुका। अब हम थोड़ा सा आउटसोर्सिंग के बारे में बात करते हैं। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, देखिए आपके लिए, आपने 11th में भी इसको पढ़ा है तो थोड़ा बहुत तो आपको याद ही होगा। ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आपने ये नहीं सुना हो। तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, देखो हम सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करें तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है। देखो आउटसोर्सिंग, सोर्स का मतलब बाहर के किसी पर्सन को हम सोर्स कर रहे हैं, यानी बिजनेस के पर्पज़ में हम आउटसोर्सिंग को कैसे बोलते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी है, कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उस कंपनी से अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो है मैनेज कर पाना काफ़ी टफ होता है, क्योंकि उसमें उसका बहुत सारा टाइम और वेस्ट हो जाता है। तो उस कंपनी को अपनी जो मेन अपनी स्ट्रेटेजी पर फोकस करना पड़ता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना पड़ता है। तो इसमें क्या होती है, बहुत सारी कंपनी अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को दूसरे पर्सन के थ्रू करवाती हैं, दूसरी कंपनीज के थ्रू करवाती हैं, उसको हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। जैसे हम आज देखते हैं बीपीओ देखते हैं, तो बीपीओ में क्या होता है, हम जैसे एयरटेल के कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं तो हमें क्या लगता है कि क्या वो लोग जो एयरटेल के जो कस्टमर केयर से हमसे बात कर रहे हैं, क्या वो कस्टमर केयर एयरटेल मैनेज कर रही है? नहीं, वो कोई एक तीसरा बंदा उसको मैनेज कर रहा है, जो एयरटेल कंपनी ने उसको आउटसोर्सिंग किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक जब कंपनी का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, उसकी एक्टिविटीज़ बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो वो अपना फोकस जो है वो मेन कामों पर वो लगाना पसंद करते हैं। और जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो बहुत सारी एक्टिविटी जिनमें उनको लगता है कि इसमें हमारा बहुत सारा टाइम खर्चा होने वाला है ना, तो वो ऐसे कामों को वो दूसरे लोगों से करवाते हैं। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू डेफिनेशन। इन आउटसोर्सिंग कंपनीज हायर्स रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज, है ना। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब बाहर के लोगों से हम काम करवाते हैं, बाहर के लोगों को काम देते हैं। ठीक है, मोस्टली अधिकतर जो क्या होता है वो दूसरे देशों में होता है। ठीक है, दूसरे देशों में ऐसा इसलिए करते हैं कि मान लो किसी कंट्री में जितना कम से कम खर्चा आएगा वहीं पर उसको आउटसोर्स किया जाएगा। और आउटसोर्सिंग की जितनी भी कंपनीज होंगी जो आउटसोर्सिंग की सर्विस दे रही हैं, वो आपको ऐसी जगहों पर मिलेंगी जहाँ पर लेबर एंड टेक्नोलॉजी वो कंपेयर टू अदर कंट्रीज वो सस्ता होगा। फॉर एग्जांपल इंडिया, अपनी इंडिया में बीपीओ बहुत है, कॉल सेंटर्स बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लेबर चीप है, टेक्नोलॉजी चीप है, तो यहाँ पर खर्चा कम आता है। तो बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज इंडिया में आउटसोर्सिंग कर रही हैं। ठीक है, as a form of economic activity, outsourcing has intensified in recent times because of the growth of fast modes of communication, particularly the growth of information technology। तो एक economic activity ही होती है और इसकी ग्रोथ होने का अभी हाल ही के समय पर सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है वो हुई किस में, कम्युनिकेशन में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ऐसी चीज़ों में इसकी बहुत ग्रोथ हुई। कई प्रकार की सर्विसेज जैसे बीपीओ, कॉल सेंटर्स, है ना, अकाउंटेंसी, बैंकिंग सर्विसेज, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग ना, क्लिनिकल एडवाइस और इवन टीचिंग, ये भी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आउटसोर्सिंग करती हैं। इस तरह की चीज़ों को भी आउटसोर्सिंग करती हैं। बट सबसे ज़्यादा जो आउटसोर्सिंग है हम सभी जानते हैं वो होती है बीपीओ, कॉल सेंटर। ठीक है, where they can be availed at a cheaper cost with reasonable degree of skill and accuracy। अच्छा हमारा काम भी हो जाए और खर्चा भी कम लगे, वहीं पर आउटसोर्सिंग किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हो, अब आपको मैन्युफैक्चर होता है, बहुत बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चर होता है, तो उसकी पैकेजिंग में बहुत सारा आपका टाइम वेस्ट होता है मान के चलिए।
तो आप क्या करना चाह रहे हो, पैकेजिंग का काम किसी दूसरे पर्सन को आउटसोर्स करना चाह रहे हो, किसी दूसरी कंपनी को आउटसोर्स करना चाह रहे हो, है ना। यू आर इन इंडिया। अब आपने देखा कि बांग्लादेश में कोई बंदा है जो आउटसोर्स कर सकता है, हमारे काम को कर सकता है, ठीक है। वहाँ पर जो है हमारा वो खर्चा हमने पूरा एनालाइज कर लिया, वो हमारा कम आ रहा है, तो हम बांग्लादेश में आउटसोर्सिंग करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि वहाँ पर अच्छे लोग हैं कि नहीं, स्किल्ड लोग, योग्य आदमी इसके पास है कि नहीं, टैलेंटेड पीपल, ठीक है, जो हमारा काम कर सकते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स इंक्लूडिंग द इंटरनेट, द टेक्स्ट, वॉइस एंड विजुअल डेटा इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस सर्विसेज डिजिटाइज्ड एंड ट्रांसमिटेड इन रियल टाइम ओवर कंटिनेंट्स एंड नेशनल बाउंड्रीज। इंटरनेट की हेल्प से, जो आज के मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशंस की जो लिंक आजकल जो मैसेज से, वॉइस से, है ना, डेटा के जरिए हम जो भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसकी वजह से आज हम नेशनल बाउंड्रीज में ही नहीं बल्कि हम दूसरी कंट्रीज़ में भी हम आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इतना ही हमको आउटसोर्सिंग में जानना है, और कोई बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई इतना कोई खास टॉपिक नहीं है ये। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो बस यही आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाई आउटसोर्सिंग, बट नथिंग। नाउ आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सबसे पहले इसके बेसिक्स के बारे में जानते हैं। 1995 में इसकी जो है स्थापना हुई, ठीक है, और वो हुई थी गेट के बाद में, यानी सबसे पहले गेट की स्थापना हुई थी 1948 में, जिसका पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। फिर इसका नाम रखा गया 1995 में WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका पर्पज़ क्या था, हमको ये जानना है, इसका पर्पज़ क्या था। पर्पज़ था कि पूरी दुनिया में एक कंट्री दूसरी कंट्रीज़ के साथ में जो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, और दुनिया में एक दूसरी कंट्रीज़ में जो भी रिसोर्सेज हैं उनका भरपूर यूज़ किया जा सके और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके 3 ये पर्पज़ हैं, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड को इंक्रीज़ करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को खूब बढ़ाना, ठीक है, दूसरा इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, और जो आइडियल रिसोर्सेज हैं, कोई रिसोर्स जर्मनी में है लेकिन जर्मनी उसका बेहतर तरीके से यूज़ नहीं कर पा रही है, बिकॉज जर्मनी इज़ नॉट इंटीग्रेटेड इनटू द वर्ल्ड, बट व्हेन द जर्मनी स्टार्टेड इंटीग्रेटेड इनटू द वर्ल्ड, देन जर्मनी कैन यूज़ इट्स रिसोर्सेज, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक कंट्री जो है जिसके पास पहले जो रिसोर्स का कोई काम नहीं था, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं था, नाउ वो उसको यूटिलाइज कर सकती है बेटर तरीके से, ठीक है। ये इसके पर्पस थे। रोल, WTO की भूमिका क्या है। WTO रूल बनाती है व्यापार से संबंधित, ठीक है, व्यापार से संबंधित रूल बनाती है, जो कि जो भी कंट्रीज़ हैं जो आपस में ट्रेड कर रहे हैं वो उन सबको मानने पड़ते हैं, ठीक है। WTO एक एग्रीमेंट होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज में जो व्यापार होगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें उस एग्रीमेंट में होती हैं, ठीक है, और जिससे कि जो कंट्रीज़ होती हैं उनको ज़्यादा इजी हो, ज़्यादा से ज़्यादा इजी हो एक दूसरे के साथ में बिजनेस करना, ट्रेड करना। और जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं वो WTO के एग्रीमेंट को साइन करती हैं, और साइन करके इसके मेंबर्स बनती हैं, और मेंबर बनने के बाद में जो भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो इन कंट्रीज़ को फॉलो करने पड़ेंगे। नाउ इंडिया एज अ मेंबर ऑफ WTO, ठीक है, WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है हमारा इंडिया। इंडिया जो है जितने भी ग्लोबल रूल्स बन रहे हैं उनको फेयरली फॉलो करते हैं, ठीक है, और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो और भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको भी हितों का ध्यान इंडिया रखता है। तो इंडिया हैज़ केप्ट इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड बाय रिमूविंग क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स एंड रिड्यूसिंग टैरिफ टैक्सेस। और इंडिया, हम जैसा कि हम जानते हैं, लिबरलाइजेशन में इंडिया ने पहले ही कर दिया, यानी कि बहुत सारे जो टैरिफ्स थे, टैक्सेस थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, उसको सबको हटा दिया, और जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी उनको भी हटा दिया, यानी ट्रेड को इंडिया ने बहुत लिबरलाइज कर दिया, बहुत फ्री कर दिया। सम स्कॉलर क्वेश्चंस द यूजफुलनेस ऑफ इंडिया बीइंग अ मेंबर ऑफ द WTO ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स।
लेकिन कुछ हमारे विद्वान लोग हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, वो सवाल उठाते हैं कि इंडिया WTO का मेंबर होने से इंडिया को क्या बेनिफिट है और बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ पर कुछ इकोनॉमिस्ट जो है क्वेश्चन उठाते हैं। मुद्दा क्या है, मुद्दे की बात पहले आते हैं। अ मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑकर्स अमॉन्ग द डेवलप्ड नेशंस ओनली। यानी पहली चीज़ तो ये है कि जो जितना भी व्यापार होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, और उसका जो मेजर पार्ट है वो केवल ऐसे कंट्रीज़ में होता है एक दूसरे में जो कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं, जैसे अमेरिका, जापान, चाइना, जापान। ठीक है, जो कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं। दूसरी चीज़, जब डेवलप्ड कंट्रीज़ कोई शिकायत करती हैं एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ पर, ठीक है, कंट्रीज़ फाइल कंप्लेंट्स ओवर एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ गिवन इन देयर कंट्रीज़, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ फील चीटेड एज दे आर फोर्स टू ओपन देयर मार्केट्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़ बट आर नॉट अलाउड एक्सेस टू मार्केट्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्री बिकॉज ऑफ हाई नॉन tariff barriers. For example, although the quota restriction on export of textiles and clothing have been removed in India, USA has not removed their quota restriction on import of textiles from India and China. यानी कुल मिलाकर ये कहना है कि जो WTA के जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को डेवलप्ड कंट्रीज़, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो फॉलो नहीं करती हैं। जैसे इंडिया ने टेक्सटाइल पर अपने एक्सपोर्ट पर कोटा रिस्ट्रिक्शंस सारा ख़त्म कर दिया। ठीक है, बट यूएसए ने इंपोर्ट पर, जो चाइना और इंडिया से इंपोर्ट जा रहा है, टेक्सटाइल जा रहा है यूएसए में, ठीक है, उस पर कोटा रिस्ट्रिक्शन नहीं हटाया। यानी एक तरफ से हमने कह दिया कि आप अमेरिका में खुलकर बेचो, जितना चाहे उतना बेचो, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है अमेरिका में। बट अमेरिका ने क्या वहाँ पर क्या कर रखा है, अमेरिका ने एक लिमिट लगा रखी है कि आप इंडिया से इतने से ज़्यादा नहीं खरीद सकते, इतने से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है, किसका लॉस है, इंडिया की एक्सपोर्ट लॉस है। ठीक है, एक्सपोर्ट का लॉस है। तो ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पर आता है, जिसकी वजह से कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि WTO का मेंबर होने से इंडिया को लॉस है, यानी कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। ठीक है, अगले वीडियो में हम चैप्टर कवर करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट हुई, उसमें कैसे परफॉर्म किया, एक मोनेटाइजेशन और एक डीमोनेटाइजेशन और एक GST, ये तीनों चीज़ों को कवर करेंगे और चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। कोई भी डाउट है आपका तो कमेंट करो। ठीक है, आउटसोर्सिंग 2-3 बार पढ़ो, आउटसोर्सिंग एंड WTO आज की वीडियो के हमारे ये टॉपिक थे। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों। अच्छे से पढ़ते रहो, टेस्ट जो भी होंगे उसका मैं आपको टेस्ट का वो ग्रुप में आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, सबको पार्टिसिपेट करना है और वीडियो को कम से कम पूरा देखो, कम से कम 2 बार। हैव ए नाइस स्टडी।